खुद नरेंद्र मोदी जो सबसे पहले मतलब पहला चरण के चुनाव मतदान के पहले वो 400 पार की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कांग्रेस आएगी तो ऐसा होगा, कांग्रेस आएगी तो वैसा होगा। मतलब कांग्रेस आएगी ये तो उन्होंने मान लिया है। भाजपा की वो वैन वहाँ से जा रही थी और महिलाओं के लिए 200 रुपए का गैस सिलेंडर सस्ता किया गया, बहनों के लिए। तो लोग ये कह रहे थे कि लाश की दाढ़ी करने से जनाजे का बोझ तो कम नहीं होता। ये आम आम आदिवासी की रिएक्शन थी कि आपने पहले 1200-1300 रुपए तक कर दिया, अब 200 रुपए कम कर रहे हो और कह रहे हो कि गिफ्ट दे रही है। तो ये तो लाश की दाढ़ी बनाने जैसी बात होगी। 1968 में नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का पहला गारंटी दिया था। अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे लेके एक महिला को 7 जन्म तक साथ निभाने का उन्होंने गारंटी दी थी। वो एक जन्म में भी नहीं निभाई। तो किस गारंटी की बात है और क्यों लोग उस पर यकीन करें? ये जो पूरा विदेश का डंका वगैरह बजाने की बातें हो रही थी, अब प्रज्वल रेवन्ना विदेश में डंका बजा रहा है। आज ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स में खबरें आई है, ये द ऑस्ट्रेलियन में आई हुई खबर है और वो कहती है नरेंद्र मोदी न्यू हिज अलाई वाज अ मास रेपिस्ट। दूसरी एक खबर है, इंडियन पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। ये डंका बज रहा है। तब जोड़ो न्याय यात्रा में हमको याद है पहली बार जब उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ और शीशे तोड़े गए, दूसरे दिन से उन्होंने ओपन जीप में घूमना शुरू किया। तो उन्होंने उन पत्थर मारने वालों को भी एक संदेश दे दिया। वो जो कहते हैं डरो मत, तो वो खुद उन्होंने दिखाया कि नहीं डरूंगा। क्या कर लोगे मेरा? YouTube चैनल बंद करोगे तो मैं पेड़ पर चढ़ के चिल्लाऊंगा, बोलूंगा। मैं बिल्डिंग की टेरेस पे जाके बात करूंगा। मैं हर चौक में स्टूल लेके घूमूंगा और स्टूल पर खड़ा रह के बात करूंगा। आप चैनल बंद कर दोगे, बोलना कैसे बंद करोगे? नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जब हम बात कर रहे हैं तब 3 चरणों का जो चुनाव है या मतदान है वो पूरा हो चुका है। लगभग आप समझ लें कि इस लोकसभा चुनाव के आधे रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होगा या अब तक जो हुआ है उसका कितना असर होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन टकले सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आपके बारे में अगर कहूं तो आप लगातार महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी घूम रहे थे। महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर आप लगातार जा रहे हैं। लगभग 3 चरण का सर मतदान पूरा हो चुका है। जब आप जमीन पर देख रहे हैं तो अगर आप दर्शकों को बता सके क्या कुछ आप देख रहे हैं। अभी भी आप बाहर ही हैं, अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप ऑन ग्राउंड? क्या कुछ हो रहा है और कौन से मुद्दे हैं जो लोग बात कर रहे हैं सर? जी देखिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मतलब महाराष्ट्र में मैं कहूँगा कि मैं नासिक, धुले, नंदुरबार, अभी कल मैं जाने वाला हूँ जलगांव, पूना 3-4 मीटिंग्स में मैं गया था, कोल्हापुर में 3-4 मीटिंग्स में गया था, सोलापुर में मैंने 12 पब्लिक रैलीज एड्रेस की। ये सारी पब्लिक मीटिंग्स ही थी। इसके अलावा अमरावती, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, इन सारी जगह जाके आया हूँ। कल्याण में 2 बार मैं जा चुका हूँ। तो मुझे ज़मीनी अगर मैं बात कहूँगा तो बहुत लोगों की नाराज़गी है और अभी तो मैं उसको अंडरकरंट भी नहीं कह सकता, इतना ओवरटली खुले होकर लोग एक्सप्रेस हो रहे हैं इसके मामले में। जैसे आपने कहा, बिल्कुल, जो ज़ाती ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, किसानों के जो बदतर हाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में लगभग ड्राउट की सिचुएशन आ गई है, लेकिन उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं और बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं ये सारे। दूसरी ओर भाजपा, खासकर नरेंद्र मोदी जिस किस्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी लोग अभी खुलकर बोल रहे हैं। वो रिलीजियस धार्मिक लाइन पर पूरी इलेक्शन को पोलराइज करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लोग खुलकर बोल रहे हैं।
और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर जब लोग कहते हैं कि हमारा भरोसा नहीं रहा, तो ये बहुत संगीन मामला हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि मतलब 400 पार नहीं, 400 पे हार, इतना बड़ा ये चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल। अब बात जी। करते हैं जो मुद्दा आपने उठाया उसी के ऊपर सर, कि जो नरेंद्र मोदी हैं या फिर जिस तरह से वो अलग-अलग जगहों पर जाकर अलग-अलग बातें कर रहे हैं। ये जो उनकी बातें हैं कि अब तो वो 400 पार की जो बात है या जो उनके मुद्दे हैं या 10 साल में जो काम किया है, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब वो चर्चा करते हैं मंगलसूत्र पर। अब वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये 2 भैंस आपकी है तो 1 भैंस वो आपसे ले लेगी। मुसलमानों को वो एक तरीके से घुसपैठिया कहते हैं। क्या इसका आप जमीन पर असर देखते हैं या आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री की ओर से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? कुछ तो सोच समझ के वो कह रहे होंगे। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं? जी, अगर आपने गौर किया होगा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 5 तारीख को आया था, 5 अप्रैल को, और पहला चरण का मतदान होने तक उस मैनिफेस्टो के बारे में मोदी ने कुछ नहीं कहा। कुछ भी उस मैनिफेस्टो के बारे में नहीं कहा। पहले चरण का मतदान होने के बाद वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कहने लगे। तो उस मैनिफेस्टो का, और लिटरली ऐसा हुआ कि 72 घंटे में 58 लाख लोगों ने वो मैनिफेस्टो डाउनलोड किया, जो न्याय पत्र है। मोदी जी ने उसके खिलाफ बात करने के बाद, और पूरा डिस्कोर्स पहले चरण के मतदान के बाद, नरेंद्र मोदी के आप सारे स्पीचेस निकाल के देखिए, वो मछली है, मटन है, मुसलमान है, मंगलसूत्र है, या मुस्लिम लीग है। आज उन्होंने दूसरा अल्फाबेट लाया है। ये एम अल्फाबेट के आगे जा ही नहीं रहा था मोदी का कैंपेन। अभी आज उन्होंने कसाब की बात की है, लेकिन फिर भी मतलब उसके जरिए भी वो मुसलमान, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन की ही कोशिश किए जा रहे हैं। तो पहले चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया कि मतदाता, भाजपा के मतदाता उत्साहित बिल्कुल भी नहीं है इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में। हमने देखा है, 2014 का चुनाव देखा है, 19 का चुनाव देखा है। एक किस्म से मतदाताओं के बीच हिस्टेरिया था पूरे देश में, चाहे वो अच्छे दिन की बातों के बारे में हो, चाहे वो पुलवामा के अटैक के बाद उन शहीदों के बारे में, और खासकर भारत पाकिस्तान को लेकर जो प्रचार हो रहा था, उससे लेके एक हिस्टेरिया लोगों में था। आज अगर आप जमीन पर देखते हो तो किसी भी किस्म का हिस्टेरिया नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जो सबसे पहले, मतलब पहला चरण के चुनाव मतदान के पहले वो 400 पार की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कांग्रेस आएगी तो ऐसा होगा, कांग्रेस आएगी तो वैसा होगा। मतलब कांग्रेस आएगी ये तो उन्होंने मान लिया है। ऐसी बात तो हो गई कि कांग्रेस आएगी तो ये तो उन्होंने मान लिया। और पहला जो जुमला था, आएगा तो मोदी ही, वो अब बदल गया है, जाएगा तो मोदी ही। ये बात तो हो गई। लेकिन अब वो पोलराइज करने के लिए इस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है, मतलब वो अभी इतना कॉमिक होने लगा है कि वाराणसी में चुनाव लड़ने जा रहे जो वो स्टैंड अप कॉमेडियन है श्याम रंगीला, श्याम वो अभी रंगीला, हाँ। उनसे कॉम्पीट करने लगे हैं लिटरली। आज मतलब आपकी 2 भैंसें होगी तो 1 भैंस निकाल लेंगी। ये 55 साल कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। ना किसी का मंगलसूत्र लिया है, ना किसी का सोना लिया है, ना किसी का एक घर किसी का छीन लिया हो, या किसी की खेती छीन ली हो। मैं नंदुरबार में था कल, आदिवासी ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिस्ट्रिक्ट है। भारत का पहला आधार कार्ड ये नंदुरबार में दिया गया था। जी। तो वहां पर हम जो बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि ये इंदिरा गांधी थी जिसने 1975 में ये इन सारे ट्राइबल्स की जमीन जो साहूकारों के पास गिरवी रखी गई थी, या उनका सोना साहूकारों के पास गिरवी रखा गया था और उसको हथियाने की कोशिश हो रही थी, तो इंदिरा गांधी ने रिस्टोरेशन एक्ट लाया, और जो लोगों की जमीनें ये साहूकार छीन रहे थे, या जो उनका सोना ये साहूकार छीन रहे थे, वो वापस लौटाई गई। और ये कानून बनाया गया कि आदिवासी की, ट्राइबल की जमीन ये गैर ट्राइबल के नाम पर ट्रांसफर हो ही नहीं सकती।
तो जमीनें वापस देने का काम किया है। जो पूरा लैंड रिफॉर्म इंडिया में हुआ, जो रूरल लैंड सीलिंग एक्ट था, है, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट था, तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन बांटने का काम किया है। भूमिहीनों को भूमि दी है, जमीन दी है। ये उल्टी बातें कर रहा है, और जाहिर है जिनको मिली है जमीन उनको तो इस बातों पर यकीन ही नहीं हो सकता। एक तरफ राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा से लेके इस न्याय पत्र तक वो बात कर रहे हैं कि हम गिनेंगे, जाति निहाय जनगणना होगी, गिना जाएगा और सुना जाएगा, और उसके बाद ये जो पूरे रिसोर्सेस गवर्नमेंट के हैं या फैसिलिटीज है या स्कीम्स है, वो उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी उनको दी जाएगी, उनकी संख्या के अनुसार उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। यहाँ लेने की बात तो है ही नहीं, न्याय पत्र में देने की ही बात हो रही है। चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात हो, चाहे युवा जो ग्रेजुएट्स है या डिप्लोमा होल्डर है उनको 1 लाख देने की बात हो, पूरा न्याय पत्र ये देने की बात है, उसमें लेने की बात ही नहीं है। इसके एवज नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं वो ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, और लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं खुद नंदुरबार में ही एक एग्जांपल देखा, जहां पर ये गैस की कीमतों की बात हो रही थी, और भाजपा की वो वैन वहां से जा रही थी, और महिलाओं के लिए 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता किया गया, बहनों के लिए। तो लोग ये कह रहे थे कि लाश की दाढ़ी करने से जनाजे का बोझ तो कम नहीं होता। ये आम आम आदिवासी की रिएक्शन थी कि आपने पहले 1200-1300 रुपए तक कर दिया, अब 200 रुपए कम कर रहे हो और कह रहे हो कि गिफ्ट दे रही है, तो ये तो लाश की दाढ़ी बनाने जैसी बात हो गई। इससे जनाजे का बोझ तो कम नहीं होने वाला उसका। तो सर ये आपको लोगों की रिएक्शन है जी, तो आपको क्यों लगता है कि ये मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना, मुसलमानों को घुसपैठिया कहना, आजकल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा। तो आपको क्यों लगता है ये एक तरीके से पोलराइजेशन कर क्या ये अपने वोटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जी देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक्चुअली अपना एक परफॉर्मेंस या रिपोर्ट कार्ड उन्होंने लेकर आना चाहिए था कि 10 सालों में हमने ये परफॉर्म किया है। अब परफॉर्मेंस के नाम पे तो ठेंगा है, कुछ भी नहीं कह सकते। फ्रॉम कल्चर टू एग्रीकल्चर हर जगह पे फेल्योर है। ये जो पूरा विदेश का डंका वगैरह बजाने की बातें हो रही थी, अब प्रज्वल रेवन्ना विदेश में डंका बजा रहा है। आज ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स में खबरें आई है कि मैं एक्चुअली दिखाऊंगा भी, एक ही सेकंड। ये देखो, ये द ऑस्ट्रेलियन में आई हुई खबर है, और वो कहती है नरेंद्र मोदी न्यू हिज अलाई वाज अ मास रेपिस्ट। दूसरी एक खबर है, इंडियन पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। ये विदेश की डंका बज खबर रहा है। है। तो कहीं भी बता नहीं सकते कि हमने परफॉर्मेंस क्या किया है। और दूसरी तरफ ये सारा जो अन्याय 10 साल में हुआ है, ये भाजपा को पूरी तरह से मालूम है कि इस देश की हर फैमिली को उन्होंने दुख दिया है, चाहे वो खुद भाजपा के सदस्य की फैमिली क्यों ना हो। हर फैमिली को कुछ ना कुछ दुख दिया है, तकलीफ दी है, परेशानी दी है, और इसलिए वो परफॉर्मेंस के नाम पर वोट मांग ही नहीं सकते। अब ये बहुत डेस्परेट एक्ट भाजपा किए जा रही है कि हिंदू मुस्लिम नाम पर पोलराइजेशन करे, और अपनी जो बची खुची वोट बैंक है, जो उनकी ओरिजिनली 18-19% के आसपास रहती थी 2009 के चुनाव तक, वो 18-19% वोट बैंक किसी तरह से बचे, उसके लिए ये डेस्परेट कोशिश की जा रही है। जी। अगर बात करें तो एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो मुस्लिमों को सब कुछ दे देगी, या जो सारी चीजें हमने देखा कि चुनाव आयोग की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस हो या फिर विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आती है तो ये शायद आखिरी चुनाव हो,
संविधान जो है उस पर एक खतरा है। ये क्यों लगता है आप लोग, आपको क्यों लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से आ जाते तो ना ही चुनाव होंगे, संविधान बदला जाएगा? क्या ये बातों में तथ्य हैं? इसे लेकर भी अगर जनता को आप बता सकें सर। जी देखिए, ये पहली बार ये जो स्लोगन दी थी भाजपा ने 400 पार की, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन 400 पार की स्लोगन देने के बाद पहले भाजपा के फॉर्मर मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटका में ये कहा कि 400 हम्म। पार होने के बाद हम संविधान बदलेंगे। और ये लगातार लोग कहते गए। ये हम्म। राजस्थान के एक कैंडिडेट ने कहा, ये आई थिंक उत्तर हरियाणा, प्रदेश में भी एक ने उत्तर कहा। प्रदेश के कैंडिडेट्स ने कहा, हम्म। फिर हम्म। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हम्म। हम संविधान बदलेंगे। हम्म। पंकजा मुंडे का वीडियो वायरल हो गया कि संविधान हम्म। बदलेंगे। महादेव जानकर का स्टेटमेंट आ गया कि संविधान बदला जाएगा। हम्म। अब इसके बाद ये जायज है कि खुलकर उनके लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा। हम्म। और हमने आज तक जो 10 सालों में देखा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो या हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, वो किस तरह से प्राइवेटाइज की जा रही है। पुणे का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ससून हॉस्पिटल, जहां गरीब अपनी डिलीवरी से लेके मतलब कई सारी इलाज के लिए वहां पर जाते थे, उस ससून हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज किया गया। हम्म। ये लोगों ने देखा है। हम्म। गुजरात के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेटाइज किए। अहमदाबाद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता था सरकार का, उसको अडानी को दे दिया। हम्म। अब वहां पर पैसे भरे बिना टेस्ट भी नहीं होती है, हम्म। उसका डायग्नोसिस भी वहां पर नहीं किया जाता है, ओपीडी में भी नहीं जा सकता है पैसे दिए बिना। तो इस देश का गरीब जाएगा कहाँ? हम्म। जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो, वहां पे आपने पूरा प्राइवेटाइजेशन करके फीस स्ट्रक्चर बदल दिया ताकि दलित समुदाय के विद्यार्थी वहां पर जा ही नहीं पाए। हम्म। वो फीस स्ट्रक्चर ही उनको अफोर्डेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर खुद कहा कि वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ है हम्म। और बिल्कुल नहीं चाहते जातिगत आरक्षण हो। नौकरियों में तो बिल्कुल नहीं हो। हम्म। तो इसके बाद ये नैरेटिव शुरू शुरू हुआ या ये एलिगेशन शुरू हुए कि भाजपा इस चुनाव के बाद आरक्षण निकाल देना चाहती है और संविधान बदलने की बजाय वो हटाया ही नहीं जा सकता क्योंकि दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम्म। रिजर्वेशन का। हम्म। तो हम्म। संविधान उनको बदलना होगा हम्म। रिजर्वेशन निकालने के लिए। इसलिए ये एलिगेशन शुरू हो गए कि भाजपा ये संविधान बदलेगी। सर, क्योंकि आपसे हम लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करते आए हैं, एक तरीके से क्या ये एक आरएसएस आइडियोलॉजी रही है, या फिर इसके अगर इतिहास में जाएं संविधान को लेकर, और ये जिस पार्टी या जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो पहले भी तो जब ये संविधान की बात की गई थी तब भी तो उसमें कहा गया था कि मनुस्मृति या मनुवाद नहीं है, जो मनुवाद है वो उसका हिस्सा नहीं है। तो क्या ये उसी तरफ जाने की इनकी कोशिश है, क्योंकि उनके नेता भी कह रहे हैं? आप इसे किस तरह से देखते हैं? 100% ये मतलब आजादी के बाद पहले दिन से उनका ये एजेंडा रहा है। पहले दिन से 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर, ये जो आरएसएस का एक माउथपीस है, उसमें गोलवलकर ने खुद लिखा था कि ये तिरंगा हमें मंजूर नहीं है, हिंदुओं को मंजूर नहीं है, क्योंकि 3 रंगों का इकट्ठा आना ही अशुभ बात है, तो हम इस तिरंगे का स्वीकार नहीं करेंगे। 26 नवंबर हम्म। 1949 को जब संविधान ये बनाया गया और बाद में 1950 को वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उस वक्त ऑर्गेनाइजर में उन्होंने ही लिखा था कि ये संविधान हमें मंजूर नहीं है, ये दुनिया भर के संविधानों से अलग अलग लाया हुआ ये एक विदेशी संविधान है, कट पेस्ट किया हुआ, तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। उसमें ओरिजिनल मनुस्मृति की झलक ही उसमें नहीं है और मनुस्मृति ही संविधान इस देश का, दुनिया का पहला संविधान ये मनुस्मृति था और हम्म। मनुस्मृति होते हुए हमें दूसरे संविधान की जरूरत नहीं है। हम्म। ये मेरे सेंटेंसेस नहीं है, ये गोलवलकर और सावरकर ने कहा है उस वक्त। और तब से आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने संविधान संशोधन की एक समिति बनाई थी। तो खुद वाजपेयी ने भी इसकी शुरुआत की थी, संविधान संशोधन समिति बनाकर। नरेंद्र मोदी ने पहले तो 10 साल उसको डिस्कार्ड कर दिया,
और आज उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश में वो लगे हैं। हम्म, लेकिन आप देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी या उनके रैलीज की अगर बात करें, तो ये जो नारे थे अब की बार 400 पार, वो नहीं लग रहे हैं। अब वो मोदी की गारंटी भी नहीं कहने लगे हैं और सीधे तरीके से हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं, 10 साल में क्या क्या उस पर भी बातचीत नहीं। क्यों ये मोदी की गारंटी को निकाल दिया या क्यों ये 400 पार को निकाल दिया? आप इसकी वजह क्या मानते हैं? जी, देखिए मतलब अभी ये 400 पार जाने के बाद एक ही बार उन्होंने मोदी की गारंटी के बारे में बात की। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात है, संविधान बदलने की, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि संविधान बदला नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। हम्म, तो मैं कहता हूँ कि बाद में चुनाव के बाद ये कहेंगे वो चुनावी जुमला था, ये मेरी गारंटी, लेकिन वो बदलेंगे। हम्म, और हम्म, मोदी की गारंटी पर लोगों का यकीन नहीं है, इसकी कई सारी वजह है। चुनाव में उन्होंने 2014 में कहा था स्वामीनाथन कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, किसानों को उनके खर्चे के 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी, ये उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने ये कहा था। उसके हम्म, बाद 2 करोड़ का हर साल रोजगार देंगे, ये उन्होंने कहा था। 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में देंगे, ये उन्होंने कहा था। तो इसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। हम्म, एक भी वादा। ये तो बाकी बातें हो गई। 1968 में नरेंद्र मोदी ने अपनी जीवन का पहला गारंटी दिया था। अग्नि को साक्षी रख के 7 फेरे लेके एक महिला को 7 जन्म तक साथ निभाने का उन्होंने गारंटी दी थी। वो एक जन्म में भी नहीं निभाई। तो हम्म, किस गारंटी की बात है? और क्यों लोग उस पर यकीन करेंगे? हम्म, बिल्कुल इस बात पर लोग यकीन नहीं कर सकते। मैं अब की बार महंगाई की मार, क्या हुआ? महंगाई के बारे में भी उनकी कोई गारंटी नहीं पूरी हुई। हम्म, 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 यहाँ का किसान ज्यादा से ज्यादा सफर हो, ये उन्होंने इंश्योर किया। जब हम्म, यहाँ उपज मिसाल के तौर पे अरहर की, जी, तूर की दाल की उपज महाराष्ट्र में 25,33,000 टन हुई थी। हम्म, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग तूर उत्पादन हुआ था। तब इन्होंने इंपोर्ट की परमिशन दे दी और 0% हम्म, इंपोर्ट ड्यूटी पर इन्होंने इंपोर्ट किया अरहर को। तो यहाँ के किसानों को मारा गया है हर बार। मैं हम्म, नासिक से आता हूँ, हमारे यहाँ भारत की रिक्वायरमेंट की, भारत की जितनी प्याज, जरूरत है, उस जरूरत की 74% प्रोड्यूस प्याज की नासिक में होती है। क्या जी, हालत कर दी है प्याज की किसानों की नासिक में? जी, जी, रास्ते पर फेंक देने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम्म, हम्म, 18, 19, 20 रुपए से परचेज किया हुआ प्याज, इनकी एनसीआईएल ने, एनसीआईएल या एनसीईएल, जो अमित शाह और पीयूष गोयल के खास लोगों ने बनाई हुई कंपनी है, उन्होंने हम्म, 400 रुपए में मिडिल ईस्ट में उस प्याज को बेचा। क्यों हम्म, किसानों को परमिशन नहीं दी एक्सपोर्ट करने की? हम्म, महाराष्ट्र के किसानों को एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं, उसके बाद गुजरात के किसानों को आप एक्सपोर्ट करने की परमिशन देते हो, और फिर हम्म, देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं कि 99,150 टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी गई। असल में वो मार्च से लेके मई तक जो हम्म, एक्सपोर्ट हुआ है उसी प्याज, को ये उसकी हाँ, फिगर बता रहे थे। कोई हाँ, नई परमिशन नहीं दी थी। हम्म, और अब किसान, मतलब वो उतने अनपढ़ नहीं रहे। उनके बच्चे देखते हैं, उनके फोन पर वो देखते हैं कि परमिशन नहीं आई है। रूरल हम्म, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हर जगह पर है। वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बताते हैं कि एक्सपोर्ट परमिशन की कोई कागज हमारे पास नहीं आया है। तो हम्म, किसानों को फंसाया, महिलाओं को फंसाया, बेरोजगार युवाओं को फंसाया, या एमएसएमई इंडस्ट्रीज को फंसाया। हम्म, महाराष्ट्र जैसी जगह पर 50,000 से ज्यादा एमएसएमईज बंद हो गए। वो जो हम्म, अनएम्प्लॉयड हो गए, हम्म, वो क्यों करेंगे यकीन इनकी गारंटी पर? हम्म, हम्म, ठीक तो सर, ये लेकिन सारी आप बात। जो कह रहे हैं ये तो मुद्दे हैं और ये तो हम भी जमीनी स्तर पर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में गए तो वहां पर देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसे महाराष्ट्र की आपने बात की या देश की बात करें, सूरत में इन्होंने जैसे चुनाव नहीं होने दिया, इंदौर में हमने देखा इन्होंने क्या किया, नीतीश कुमार को अपनी तरफ ले लिया, कई सारे जो नेता हैं उस तरफ चले गए। महाराष्ट्र में हम देखते हैं एकनाथ शिंदे उनके साथ चले गए, अजित पवार चले गए, अब राज ठाकरे चले गए। तो नंबर वाइज ये भी तो देखा जाएगा कि वो जितने लोगों को ले सकते हैं वो ले रहे हैं, तो इसके जरिए वो वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं करेंगे?
नहीं, उससे क्या मुझे नहीं लगता उससे वोटर उनके पास आएंगे। देखिए, हम्म। नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी में अग्निवीर योजना लाई, हम्म। बराबर है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में राजनीति में अग्निवीर लाई, और एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे, ये देवेंद्र फडणवीस के अग्निवीर है। हाँ। और आर्मी में, सेना में एक अग्निवीर को 4 साल मिलते हैं, यहाँ तीनों को मिला के 4 साल मिलेंगे, हम्म। हम्म। जिसमें से हम्म। ऑलरेडी 3.5 साल हो गए हम्म। दोनों के मिलाकर। तो अब हम्म। खत्म हो जाएगा। तो ये हम्म। यूज एंड थ्रो करने के लिए लाए हैं लोगों को, इनका इस्तेमाल करेंगे और फेंक देंगे। हम्म। ठीक। ये और ये जो ये मतदाताओं को समझता है, ये कार्यकर्ताओं को समझता है, और फुट सोल्जर जो है, जो हम्म। जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो इनके पास है ही नहीं। क्यों हम्म। हमने बारामती के वीडियोस कल आए, वो हम्म। अजित पवार के समर्थक एमएलए जो है इंदापुर में, वो क्यों भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं? क्या बूथ हम्म। लगाना कोई गैरकानूनी काम है? हम्म। अगर वहां पर शरद पवार जी की बेटी का, सुप्रिया सुले का बूथ लगाकर कोई कार्यकर्ता खड़ा है, क्या यह गैर कानूनी काम है? हम्म। उसके लिए उसको गंदी गंदी गालियां वहां पर दी जा रही थी, उसको हम्म। धमकाया जा रहा था कि 6 बजे के बाद तेरे को कौन बचाने आएगा। ये धमकी नहीं है, हम्म। हम्म। ये सीधे तौर पे है। और ये समझते हैं लोग भी, इसलिए मतदाता इनके समर्थन में नहीं है। ये चाहे ठीक। कुछ भी कर ले, हम्म। इसका कोई असर नहीं होने वाला। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, आप इतने साल से राजनीति को कवर करते आए हैं, खुले तौर पर हिंदू मुस्लिम की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, राम मंदिर की बात करना, कहीं पर कुछ कह देना, कहीं पर कुछ कर देना, क्या नियमों के आधार पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमने हाल ही में देखा कि जैसे उनके जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं, राहुल गांधी को एक तरीके से बताया जाता है कि वो केवल मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, या फिर 25 करोड़ मुसलमानों को ही इस देश में घुसपैठिया एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, फिर एक न्यूज चैनल में जाके कहते हैं कि मुसलमानों को हमें समझना चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के ऊपर या उनके नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चुनाव आयोग ने अपना काम सही से किया है, नहीं किया है, इसके बारे में भी आप बताएं सर। देखिए, प्रधानमंत्री तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज बताता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में ये पहली जिम्मेदारी है कि देश में धार्मिक सौहार्दता, कम्युनल हार्मनी, ये बनी रहे और उसको बढ़ावा दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आर्टिकल 51A की। खुले तौर पर, खुले मंच से प्रधानमंत्री उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले मतलब मैं इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बात कर रहा हूं। उसको धज्जियां उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके जरिए तुरंत कार्रवाई प्रधानमंत्री पर होनी चाहिए, तुरंत। लेकिन 30 तारीख को ये कंप्लेंट देने के बाद आज तक, इतने दिन हो गए, आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। उन्होंने जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया। मतलब हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, आग सोमेश्वरी बम्ब रामेश्वरी। क्या आग लगी है सोमेश्वर में, आप फायर ब्रिगेड भेज रहे हो रामेश्वर। अब जेपी नड्डा उसका जवाब देंगे। ये जो हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी शायद ये चाहते होंगे कि इलेक्शन कमीशन उनको डीबार कर दे, ताकि वो इस हार की जिल्लत से बच जाए। अच्छा। तो वो डीबार होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव से डीबार होने के लिए, ऐसे ही लग रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोगों को, मतदाताओं को दिखता है। और मैं ये कई बार मैंने ये ट्वीट भी किया है इलेक्शन कमीशन को टैग करके, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, जब इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, तो आम नागरिक के नाते मैं डिमांड करूंगा कि न्यूरमबर्ग की तरह इन सारे लोगों के ऊपर एक ट्रायल की जाए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हो, चाहे पुलिस के ऑफिसर्स हो, जहां पर मतलब एक यूपी की एक जगह संभल या क्या, वहां पर पुलिस ने मुसलमानों को रोका वोटिंग करने से, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो निभाने से, मतदान करने से उनको रोका गया। इन सारे अफसर्स पर, पत्रकार जो इसमें इस धार्मिक पोलराइजेशन में हाथ बटा रहे हैं,
धार्मिक ध्रुवीकरण में उनके जी। ऊपर भी न्यूरेमबर्ग की तरह ट्रायल होनी चाहिए। हम्म। हम्म। ये ये देश में विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। आपने क्योंकि मीडिया का सर जिक्र किया तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो गोदी मीडिया है जो सभी चीजें नहीं दिखा रही है, दूसरी तरफ जो हम लोग कोशिश भी करते हैं दिखाने की, तो रीच रोक दिया जाता है। इस पर तो हमने खुलकर चर्चा की है, वीडियोस को डिमोनेटाइज किया जाता है। अब ये बिल भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद लिखते हैं, आपके खुद की यूट्यूब चैनल है, आप लगातार करते रहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जो बिल लाया जा रहा है, या फिर जब बोलने से ही रोक दिया जाएगा तब क्या किया जाएगा? नहीं देखिए, मैं ये बात कई जगह पर कहता हूँ कि आप क्या कर लोगे मेरा? यूट्यूब चैनल बंद करोगे, तो मैं पेड़ पर चढ़ के चिल्लाऊँगा, हम्म। बोलूँगा। मैं बिल्डिंग की टेरेस पे जाके बात करूँगा। मैं हर चौक में स्टूल लेके घूमूँगा और स्टूल पर खड़ा रह के बात करूँगा। आप चैनल बंद कर दोगे, बोलना कैसे बंद करोगे? हम्म। हम इस चीज़ का प्रतिकार करेंगे, इस फ़ैसिज़्म का प्रतिकार करेंगे और बहुत ताकत के साथ करेंगे। हम्म। ये हम्म। चैनल वगैरह बंद करने से क्या होगा है? ये हम्म। पैसे कमाने के लिए शुरू ही नहीं किया है। सही बात है। शुरू ही इसलिए किया गया है कि सच लोगों को बता सकेंगे और शैतानों को शर्मिंदा कर सकेंगे। हम्म। तो हम हम्म। करेंगे। हम्म। ठीक। सर अब एक जो अगला सवाल है वो राहुल गांधी को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 10 साल वो विपक्ष में रहे हैं। 10 साल में लगातार उनको एक तरीके से जो इनकी कोशिश थी कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करें, उनको पप्पू का नाम देना, उनको टारगेट करना, उनको कुछ कहना, लेकिन इसके बावजूद अब तक ये तो देखा गया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं और ये सीधी टक्कर उन दोनों के बीच में मानी जाती है। आप क्योंकि राहुल गांधी को लगातार देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, उनसे बातचीत करते आए हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसके बाद भारत न्याय यात्रा करना, अब लगातार अलग अलग जगहों पे वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी में कितना बदलाव आप देखते हैं? और जो बीजेपी की ओर से उनके इमेज को, छवि को खराब करने की कोशिश की गई 10 साल तक, उसके बावजूद राहुल गांधी इतने उभरे या इतना बात करते रहे हैं और अब कोई उनको पप्पू नहीं कहता, कोई वो इमेज जो बीजेपी की ओर से बनाने की कोशिश की गई थी, शायद उनका वो मिशन फेल 2024 के चुनाव में होते हुए नजर आया। तो इस राहुल गांधी की जर्नी को आप कैसे देखते हैं और आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के इस पूरे जो अभी भी भाषण वो करते हैं, वो हर जगह पे अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, वो न्याय यात्रा की बात करते हैं, फिर हम प्रियंका गांधी पे भी बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की इस पूरे यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैं उनसे मिला था सबसे पहले 2015 जनवरी में और तब से आज तक देखते आए हूँ। मतलब पिछले 10 सालों में लगभग उनको हमने एज़ अ जर्नलिस्ट भी देखा है। तो कितना बदलाव उन्होंने अपने आप में लाया है, ये तो सबके सामने है। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो जो पूरे इंडिया में घूमे, 10,000 किलोमीटर टोटल। तो वो 10,000 किलोमीटर में वो फ्रॉम कल्चर टू एग्रीकल्चर हर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे थे। चाहे वो मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो युवक हो, युवतियाँ हो, उद्योजक हो, कोई भी हो, सभी से वो जाकर मिल रहे थे। मतलब जब यात्रा नहीं थी तब भी हमने देखा वो कुलियों के साथ जाके दिल्ली में मिल रहे थे, कहीं सब्जी वालों को जाके मंडी में काम करने वालों से मिल रहे थे। तो वो मिल रहे थे, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या-क्या समस्याएँ हैं और किस तरह से उनको न्याय दिया जा सकता है। हम्म। ये सब पूरी कोशिश हो रही थी और उन उस इंटरैक्शंस के ज़रिए पूरे देश को पता चल गया कि ये जिस तरह से इमेज बनाई गई थी पप्पू की उस तरह से ये नहीं है। जो इमेज बनाई गई थी कि ये एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं है, ये बहुत अपना समय, एनर्जी, हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, इन 2 यात्राओं के बीच में। हम्म। ज़िंदगी दाँव पे लगा दी थी। मतलब आप मैं कई बार ये सोचता हूँ कि तमिलनाडु जैसा स्टेट, जहाँ पर उनके पिताजी के शरीर के चिथड़े उड़ गए, वहाँ पर वो खुलेआम लोगों में जा रहे थे, मिल रहे थे, किसी को भी बुला रहे थे, उससे बात कर रहे थे। तो कहीं भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमको याद है पहली बार जब उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ हम्म। और शीशे तोड़े गए। दूसरे दिन से उन्होंने ओपन जीप में घूमना शुरू किया। हम्म। हम्म। तो उन्होंने उन पत्थर मारने वालों को भी एक संदेश दे दिया। वो जो कहते हैं डरो मत, तो वो खुद उन्होंने दिखाया कि नहीं डरूँगा।
तो हम्म ये सिग्नल शायद आम आदमी को समझ में ना आए, लेकिन वो हम्म पत्थर मारने वालों को समझ में आता है। हम्म तो उनको पता चल गया कि हम्म ये डरने वाला नहीं है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया। कोविड जैसे पीरियड में जब पूरा लॉकडाउन था यहाँ पर, तब वो रास्ते पर पैदल चल रहे हैं, हम्म चल चलकर घर जाने वाले मजदूरों को जाकर मिल रहे थे। वो रघुराम राजन और बड़े बड़े अमर्त्य सेन जैसे लोगों के साथ वीडियो इंटरेक्शंस कर रहे थे कि इस किस्म की सिचुएशन से हल क्या निकाला जाए। जी तो वो हल ढूंढने की कोशिश तब से कर रहे हैं, और वो हल ढूंढने की कोशिश उनकी अभी इस न्याय पत्र से वो हम्म सामने आई है कि उन्होंने क्या क्या इसके बारे में सोचा है। हम्म हम्म वो बिल्कुल ये बात सामने आ रही है कि वो उन्होंने क्या सोचा है। और वो जो पूरी इमेज बनाने की कोशिश की गई थी वो तो ध्वस्त हो गई। हम्म उनकी झूठी छवि बनाने की जो कोशिश की गई थी वो तो पूरी हम्म तरह से ध्वस्त हो गई। वो हम्म जो पूरी डायनेस्टी का एक एलिगेशन उनके ऊपर लगता था वो अब कहीं का नहीं रहा, हम्म हम्म क्योंकि भाजपा खुद इतनी डायनेस्ट हो गई है। नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात कर रहे थे, वो अपना भाषण कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकते हैं। देश हम्म तो बहुत दूर की बात हो गई। हम्म तो ये लोगों को अब धीरे धीरे 10 साल में समझ में आ गया, हम्म और इसका असर देखने को मिलेगा 100% इस चुनाव में। ठीक। लेकिन यही तो डरो मत की बात को लेकर अब नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी, वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। डरो मत, अमेठी से लड़ो। तो इसे आप एक स्ट्रैटेजी मानते हैं कि अमेठी से अगर वो लड़ते तो 24 घंटे वहीं पर रहना पड़ता, या वहां पर ज्यादा फोकस करना पड़ता, या अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर जो मौका देकर खुद रायबरेली से लड़ रहे हैं, इसके पीछे के आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक ताना यह भी मारा जाता है कि डरो मत, आप क्यों अमेठी नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी वालों डरो मत। हम्म एक तो बात ये हो गई कि पुनः अब ये स्मृति ईरानी हम्म ये पिछले 5 साल किस तरह से राहुल गांधी को ट्रोल कर रही थी, हम्म वो हमने देखा। और हम्म उस ट्रोलिंग की वजह से उसकी बीजेपी में एक अहमियत और हैसियत बन गई थी, हम्म राहुल हम्म गांधी को ट्रोल कर करके। हम्म मतलब, और भद्दे तरीके से उन्होंने ट्रोल किया है, वो फ्लाइंग किस तक उन्होंने बात कर दी थी। हम्म तो हम्म किस तरह से उन्होंने ट्रोल किया है वो सभी ने देखा है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बीजेपी के भीतर ही इररिलेवेंट कर दिया। हम्म वो पूरी तरह से उसको इग्नोर कर दिया। और हम्म रायबरेली भी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम्म रायबरेली से सबसे पहले 1952 की पहले चुनाव फिरोज गांधी लड़े थे। हम्म उसके बाद रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ते आई। उसके बाद वहां पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, और अब हम्म ये लड़ रहे हैं। हम्म तो ये भी उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम्म और अमेठी को नहीं कहूंगा मैं, स्मृति ईरानी को इग्नोर करने के लिए, हम्म उसको इररिलेवेंट करने के लिए हम्म उन्होंने छोड़ दिया। हम्म और जो जो कैंडिडेट वहां पर दिया है वो अमेठी का पिछले 30-40 सालों से काम करने वाले सही बात है। वहां के कार्यकर्ता है। वो हम्म लड़ेंगे स्मृति ईरानी को और उसको हराएंगे वहां पे। हम्म 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 ठीक। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने कहा भी कि जो लोग ये इसमें शामिल है उनका न्यूरेमबर्ग ट्रायल होना चाहिए। चलिए अभी एक समय के लिए हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, 4 तारीख को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तब आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका क्या होना चाहिए, या वो रहेंगे नहीं रहेंगे? आप क्या सोचते हैं एज ए जर्नलिस्ट हो? ये भी तो हो सकता है कि वो बाहर निकल जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। या फिर कांग्रेस, क्योंकि अब तक ये हमने इतिहास में देखा है कि माफ कर देते हैं लोगों को, या जो कार्रवाई होती है वो पूरा सिस्टमैटिकली होता है और उसमें समय लगता है। 4 तारीख को क्या होना चाहिए सर? नहीं, मुझे तो लगता है 4 तारीख को 100% इंडिया अलायंस की मेजोरिटी आएगी, हम्म जिससे वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट सरकार बना सके। हम्म जैसे आपने कहा क्या हो सकता है, ललित मोदी ने या मेहुल भाई ने इनके लिए ऑलरेडी केमन आइलैंड्स में घर लेके रखे हो। अजीत डोवल के बेटे का तो केमन आइलैंड्स में इन्वेस्टमेंट भी है, उनकी कंपनी भी है, हम्म विवेक डोवल की। तो हम्म उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर विजय भाई है लंदन में, कभी लंदन हम्म में गए तो विजय भाई के पास भी रह सकते हैं। विजय हम्म भाई के लॉयर
मतलब विजय भाई वहां पर हरीश साल्वे के घर पे पार्टी भी करते हैं, हम्म। वो अटेंड भी करते हैं। हम्म। तो हरीश साल्वे के वेडिंग सेरेमनी में भी वो उन्होंने अटेंड किया था, ललित मोदी ने भी अटेंड किया था। तो ऐसे कई सारे फंक्शंस वहां पर हो सकते हैं जहां पर ये भी दोनों शरीक हो जाएंगे। हम्म। तो ये हो सकता है कि उन्होंने इसका प्रबंध पहले से कर लिया हो। अदानी का हम्म। अपना चार्टर फ्लाइट है, अंबानी की अपनी चार्टर्ड फ्लाइट है, हम्म। जो नीता भाभी को मुकेश जी ने दी थी बर्थडे गिफ्ट में, एक पूरा बोइंग दिया था। तो हम्म। वो उससे उससे उड़कर वो चले जा सकते हैं। तो ये हम्म। हो सकता है। हम्म। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि इन्होंने ये बार बार कहा है कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के ले जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि हम झोला नहीं उठाने देंगे, हम तलाशी लेंगे झोले में क्या छुपा के ले जा रहे हैं। हाँ। और ये होना चाहिए, हम्म। क्योंकि ये जो दौर 10 साल का देखा है, इतना बुरा दौर फिर से कभी ना आए हम्म। इस देश में। हम्म। इस किस्म की सोच रखने वालों को एक सबक मिले, हम्म। इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन क्योंकि आपने इसका जिक्र भी किया, तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के जो बोल हैं वो पिछले कुछ समय में काफी बिगड़े हैं, चाहे वो सोनिया गांधी के बारे में हो, राहुल गांधी के बारे में हो। शरद पवार को उन्होंने भटकती आत्मा कह दी, सोनिया गांधी को बीच में कहा कि वो लड़ी नहीं है और राज्यसभा से चली गई हैं। तो किसी के भी बारे में कुछ भी कहना, पहले भी हमने देखा है कि जब गुजरात में इलेक्शन था, ये कहा गया था कि मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति बाकी लोग जो है पाकिस्तान के लोगों से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के जो बोल हैं वो बिगड़ते बोल हैं, वो इस चुनाव में क्या और बिगड़ते हुए आप देख रहे हैं सर? जी हाँ, मतलब उन्होंने पिछली बार पहली बार जब वो मंगलसूत्र की बात की थी, तब हम्म। किसी ने मुझे कहा था कि ये कितने नीचे स्तर पर जाकर बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि ये अभी तक का सबसे निचला स्तर है। ये इससे भी नीचे जा सकते हैं। हम्म। अब तीसरा चरण होने के बाद ये और गिरेंगे, हम्म। और इसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम्म। जो एक शहीद की विधवा को कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं, जो 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, हम्म। सुनंदा पुष्कर को, शशि थरूर हम्म। की हम्म। दिवंगत पत्नी के बारे में, पत्नी, हाँ। ये कुछ भी कह सकते हैं। हम्म। इन्होंने जर्सी गाय कहा है, हम्म। इन्होंने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहा है। तो महिलाओं के बारे में इनके मन में कतई सम्मान नहीं है, हम्म। कतई नहीं। ना वो जसोदाबेन के बारे में था, ना है, हम्म। ना इन बाकी सारी महिलाओं के बारे में है। हम्म। वहां नग्न की गई आदिवासी महिलाओं के पास जाकर उनका दुख बांटने की इनमें ये नहीं है, शराफत हम्म। नहीं है। वहां हम्म। पर जाके मणिपुर जैसे जगह पे हम्म। महिला पहलवानों के साथ जो कुकर्म करने वाला आदमी था, वो तो इनके बगल में बैठा था। उसके बेटे को सबका टिकट जब दे दी। उद्घाटन, हाँ, तो इनके मन में महिलाओं के लिए कई कतई सम्मान नहीं है। हम्म। हम्म। और ये वही मनुवादी सोच है हम्म। कि महिलाओं को थर्ड या फोर्थ रेट सिटीजन समझना, यही इससे प्रतीत होता है इनके बिहेवियर हम्म। से। हम्म। अब चुनावी जरूरत है, वोट मांगने पड़ते हैं, इसलिए वो कुछ ना कुछ महिलाओं के बारे में बात करते हैं। अदरवाइज हम्म। इनके मन में महिलाओं के बारे में बिल्कुल सम्मान नहीं है। इनका स्तर और नीचे गिरता जाएगा। हम्म। और ये जी। लोग, देश के और दुनिया के लोग ये देखेंगे क्या। जो बाइडेन को उनकी एम्बसी साइफर्स नहीं भेज रही है कि हम्म। किस किस्म हम्म। से कैंपेन हो रहा है। हम्म। हर हम्म। एक देश का यहाँ पर एम्बेसडर है या हाई कमिश्नर कमिश्नर है, वो साइफर्स भेजते हैं रोजाना। भारत में क्या हो रहा है, क्या वो हम्म। बता नहीं रहे होंगे। हम्म। इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का स्तर कितने ऊंचे स्तर पर आ गया है, हम्म। ये दुनिया को पता चल रहा है। हम्म। और लेकिन अब नंगे से खुदा डरता है। हम्म। बिल्कुल। अब मेरा आखिरी सवाल यह है, आप क्योंकि लगातार घूम रहे हैं, आप लगातार कर रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं, कसाब का मुद्दा, मंगलसूत्र का मुद्दा, मुसलमान का मुद्दा एक तरफ, आप बात कर रहे हैं महंगाई की, आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है। तो लोगों के जो मुद्दे हैं, क्या हमने पिछले बार भी देखा था 2019 में कुछ चीजें बदल गई, कहीं पर कोई ऑपरेशन हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, फिर उसके नाम पर वोट मांगा गया। अब भी तो यही कर रहे हैं कि राम भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, परसों चले भी गए थे वो वहां पर, कभी या किसी दूसरे के नाम पर। यहाँ पर तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम जो लस दे दिया या जो कहे वैक्सीन दे दिया, कम से कम उसके नाम पर ही तुम वोट दे दो। तो इनका जो लेवल है, ये तो किसी के भी नाम पर तो सर वोट मांग सकते हैं ना। तो
चाहे डेवलपमेंट करे या ना करे, हमने देखा था कि जब माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था और यहाँ से जो मजदूर चल के गए थे बिहार, उसके बाद वापस वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो इस बार ऐसा क्या अलग है, क्या ऐसा क्या अलग हो रहा है कि इस बार आपको लग रहा है कि जनता ऐसे बहकावों में नहीं फंस रही है? जी देखिए, 2 बातें। एक तो मैं पहले वो सोने का भी थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। जी। 2019 में, मतलब 1947 से लेके 2019 तक इस देश के लोगों ने सोना गिरवी रखकर बैंकों से लिया हुआ कर्जे की रकम थी 25,000 करोड़। हम्म। ये आरबीआई का डेटा है, उनकी वेबसाइट पर है। 25,000 करोड़ था। 2019 से लेके 2024 तक सोना गिरवी रख के उठाई हुई रकम ये बन गई है 1.25 करोड़। हम्म। तो नरेंद्र मोदी ने खुद 5 सालों के भीतर इस देश के लोगों का 1 लाख करोड़ का सोना निकाल लिया है उनके हाथों हम्म। से। हम्म। हम्म। तो सोने का आरोप तो मोदी ना ही करे तो अच्छा है। हम्म। जो आप कह रहे थे कि हाँ, ये वोट मांगेंगे, ये वैक्सीनेशन के नाम पर मांगेंगे, हर चीज पर ये वोट मांगेंगे। तो मेरा इतना ही कहना मानना है इसमें कि इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें वो चुन के आए, ये सभी ने देखा। लेकिन हम्म। उस वक्त बीजेपी को मिले हुए वोट्स थे 37 या 33%, हम्म। हम्म। और एज अगेंस्ट 63% दूसरे वोट्स जो थे वो हम्म। बटे हुए थे। हम्म। हम्म। लखीमपुर खीरी में जो चुनाव हुआ उस वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, वहां बीएसपी का कैंडिडेट था, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट था, हम्म। और इनमें वोट्स बढ़ गए थे। आज वो अपोजिशन के 60% वोट्स इंडिया अलायंस के जरिए इकट्ठा हुए हैं, और इसीलिए ये बौखला गए हैं हम्म। कि सारी मैनिपुलेशन, चाहे वो कैंपेन की हो, चाहे वो वोटिंग की हो, सारी मैनिपुलेशन डिफीट हो जाएगी अगर हम्म। 60% अपोजिशन के वोट्स इकट्ठा आ गए तो। और इसलिए ये बहकी बहकी बौखलाई हुई बातें कर रहे हैं। अब हम्म। वैक्सीनेशन का तो मतलब आपको भी याद होगा, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन की थी कि उनको मुआवजा दी जाए, उनको हम्म। साइड हम्म। इफेक्ट्स हुए, हम्म। कॉम्पेंसेशन मिले। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने एफिडेविट फाइल किया, और उन्होंने हम्म। कहा कि वैक्सीनेशन ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है, इससे केंद्र सरकार का हम्म। कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। अब केंद्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों वैक्सीनेशन पर देवेंद्र फडणवीस वोट मांग रहा है? हम्म। और केंद्र हम्म। कोई का वैक्सीनेशन पर से लेके कुछ लेना देना नहीं है, तो मेरे और आपके सर्टिफिकेट पर इस आदमी की शक्ल क्यों है? हम्म। हम्म। कोई जरूरत हम्म। नहीं है। हम्म। तो ये अब जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी कोशिश कर रहे हैं उतने खुद फंसे फंसे जा रहे हम्म। हैं। समझ और रहा हूँ। ये डिवीजन ऑफ वोट्स ना होना, हम्म। ये इस बात से पूरा चुनाव का रिजल्ट बदल जाएगा। हम्म। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह सर, ना कि आपने केवल समझाया कि जमीनी मुद्दे क्या हैं, आपने ये भी बताया कि कैसे हालात बदले हैं, हालात बिगड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बेबाकी से बात कर रहा हूँ। आपकी ये जो बात कि जरूरत पड़ी तो पेड़ पर भी चढ़ जाएंगे या फिर बिल्डिंग के ऊपर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन जो सच है वो बोलेंगे, मुझे लगता है यही जी, आज की जरूरत है। और जो भी है जो सच बोलेगा, शायद उसे ही लोग याद रखें कि ऐसे समय जब कोई नहीं बोल रहा था तब ये लोग सच बोल रहे थे। और ये तो हमने आपको तब से बोलते देखा है, जज लोया की बात करें या उससे पहले की बात करें या उसके बाद की बात करें, आप लगातार तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं। तो हर बार की तरफ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने थैंक यू। बातें बताई, और मुझे लगता है कि लोग भी ये बात समझेंगे कि मटन मछली मांस एक तरफ और जो मुद्दे हैं वो दूसरी तरफ, और जो झूठ कैसे फैलाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन सभी का खुलासा आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया तो ना थैंक यू। केवल इसे लाइक करें, इसे दूसरों के साथ प्लीज साझा करें, और साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आपने खुद ने देखा कि हम कैसे कैसे मेहमानों को लाते हैं जो बेबाकी से अपनी बात ना केवल रखते हैं, बल्कि जो जमीनी हकीकत है, जो मुद्दों की बात है, वो आपके सामने लाते हैं। और वो करने के लिए निरंजन सर, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल हम थैंक यू। दोनों में की तरफ से दर्शकों आप सभी को नमस्कार।